नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज का जो हमारा मुख्य बिंदु रहेगा, सबसे पहले तो हम थोड़ी सी बात करेंगे कि वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता में से किसकी तैयारी की जाए। ठीक है। दूसरी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किसकी जो विज्ञप्ति पहले आने वाली है, भर्ती जो है वरिष्ठ अध्यापक की पहले आ सकती है या व्याख्याता की पहले आ सकती है। इसके अलावा दोनों की तैयारी अगर हम करना चाहें कि जब तक विज्ञप्ति नहीं आती है, जब तक भर्ती नहीं आती है और हमें ऐसा लगता है कि न जाने किसकी भर्ती पहले आ जाएगी, तो हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए, व्याख्याता की या वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करनी चाहिए, पहले किसकी करनी चाहिए, और अगर दोनों की करनी पड़े तो दोनों कि किस प्रकार तैयारी एक साथ की जा सकती है। और अंत में मैं जो विस्तार से बात बताने वाला हूँ वो ये है कि जो वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता की तैयारी हिंदी विषय से करने वाले हैं, मैं उनको विस्तार से बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आप इन दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं बिना किसी शंका के, बिना किसी टेंशन के। मतलब मैं आज वो पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो लिख कर लाया हूँ कि किस तरह से आप किस तरह से उस पाठ्यक्रम का विभाजन कर सकते हैं और किस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं कि जिसकी चाहे भर्ती आ जाए पहले, लेकिन आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। तो इस तरह से मैंने आज विभाजन किया है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा विभाजन मैं लेकर आया हूँ। ये देखिए, ठीक है ना, आपके सामने है पूरा पाठ्यक्रम जो है वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता का जो पाठ्यक्रम है वो पूरा का पूरा मैं अभी लेकर आया हूँ कि किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता दोनों में से किसकी विज्ञप्ति जो है वो पहले आ सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि बार बार चल रहे थे और वीडियो भी काफ़ी समय से बन रहे थे और सभी ने बनाए होंगे और सभी ने कहा भी था, पेपर में भी आई थी कि आज भर्ती आ रही है, कल भर्ती आ रही है। तो ये तो बातें तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे बात कही जाती है वैसे ही आगे कही जाती है, क्योंकि ये तो फिक्स तो कुछ होता नहीं है। जैसे मंत्री जी, ठीक है ना, या जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जैसी बात करते हैं उसी के आधार पे हम लोग सोचते हैं कि हाँ इसकी भर्ती पहले आ सकती है। तो वर्तमान में जो माहौल चल रहा है उसके अनुसार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती जो है वो पहले आ सकती है। जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह से हम बाज़ार में देख रहे हैं कि वरिष्ठ अध्यापक की अधिकतर जो पुस्तकें हैं वो आ चुकी हैं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती पहले आ जाए। और बाकी जो मेरी राय है, माहौल देख तो ये दिल लग रहा है, और जो मेरी राय है वो ये है कि भर्ती किसी की भी आ सकती है, कोई हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। भर्ती किसकी आएगी, कब आएगी, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम अपने आप को इस प्रकार से तैयार रखें कि भर्ती चाहे किसी की आए, चाहे वरिष्ठ अध्यापक की आए, व्याख्याता की आए, हम बिना किसी टेंशन के हम उसके लिए तैयार रहेंगे। और हमें आज भी ये आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम तैयार हैं और हमारी तैयारी अच्छी चल रही है, किसी की भी भर्ती आ जाए और हम सही रास्ते से चल रहे हैं। और जब भर्ती आ जाएगी तब भी हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमने व्याख्याता की सोची थी, वरिष्ठ अध्यापक की सोची थी, ये किसकी आ गई। तो आप सभी के लिए तैयार रहेंगे। तो ये एक अपने आप में आपको अलग से कॉन्फिडेंस या आत्मबल जो है वो इससे मिलने वाला है। तो इस तरह से किस तरह से तैयार कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो जैसे वरिष्ठ अध्यापक हिंदी का तो मैंने यहाँ तैयार करवा दिया है, क्योंकि जो मेरा विषय है उसके अनुसार अन्य जो विद्यार्थी हैं, जैसे फर्स्ट पेपर है या अन्य किसी का दूसरा जो पेपर है, तो वो जो विद्यार्थी है उन्हें क्या करना है कि उन्हें पाठ्यक्रम लेना है दोनों का। आप वरिष्ठ अध्यापक का, मैं बड़े आराम से बताने वाला हूँ आप सभी को कि वरिष्ठ अध्यापक का पाठ्यक्रम ले लीजिए और व्याख्याता का पाठ्यक्रम ले लीजिए। दोनों पाठ्यक्रम अपने पास रखिए, उनमें से वो बिंदु उठा लीजिए जो बिंदु दोनों में आने वाले हैं, पहले उनकी तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। ऐसे बिंदु बहुत बड़ी संख्या में आपको मिल जाएंगे। एक बात है, अब आप हो सकता है कि ये नए विद्यार्थियों के लिए, हो सकता है कि पुराने विद्यार्थी सोच रहे हो कि हाँ हमें पता है, हम ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं। तो एक बात और बता दूं, जो बहुत कम विद्यार्थी कर रहे होंगे, चाहे आप कितने साल से तैयारी कर रहे हो, आपके पास पाठ्यक्रम है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जैसे व्याख्याता की एक गाइड होती है या उसका पूरा सिलेबस रहता है, उसके अलावा हमारे पास वरिष्ठ अध्यापक का भी रहता है। लेकिन हमारे पास क्या समस्या रहती है कि हम वरिष्ठ अध्यापक के जो बिंदु होते हैं वो वरिष्ठ अध्यापक वाली गाइड से पढ़ते हैं या अन्य किसी राइटर की पुस्तक से पढ़ते हैं, व्याख्याता वाले होते हैं वो अन्य किसी राइटर से या अन्य किसी पुस्तक से पढ़ते हैं। तो जब हम
व्याख्याता की तैयारी करने लग जाते हैं तो वरिष्ठ अध्यापक वाले फिर तैयार नहीं हो पाते। तो ये कहीं ना कहीं कहने से तात्पर्य है कि एक जो बिंदु है वो आपने एक किताब से पढ़ा है, एक दूसरी से पढ़ा है, आप वरिष्ठ अध्यापक से पढ़ा, व्याख्याता से पढ़ा। जब आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे थे तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही व्याख्याता की तैयारी करने लगे तो इस वरिष्ठ अध्यापक के जो बिंदु आपने पढ़े थे वो आपके उस लेवल पर समझ में नहीं आते जो यहाँ आ सकते थे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि एक सारणी बनानी है। सारणी के अंदर आपने ये नोट करना है, क्योंकि जैसे संधि है, जैसे मैं हिंदी विषय से संबंधित एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे संधि है तो संधि वरिष्ठ अध्यापक में भी रहेगी और व्याख्याता में भी रहेगी। अब आपने वो जो संधि पढ़नी है उस संधि के आगे आप लिख दीजिए पाठ्यक्रम में से, पाठ्यक्रम में जैसी संधि मिले, चाहे वरिष्ठ अध्यापक की चाहे व्याख्याता की, आपने पाठ्यक्रम तैयार कर लिया, एक मिक्स पाठ्यक्रम तैयार किया आपने भी, दोनों में जो समान है। अब उस संधि के आगे लिखिए कि वो संधि आपने कहाँ से तैयार की है, वो संधि आपने किस किताब से तैयार की है, उस किताब का छोटा नाम और ओब्लिक में उसकी पृष्ठ संख्या। फिर आपने उस संधि को तैयार करने के लिए अगर किसी की वीडियो देखी है किसी भी अध्यापक की, तो उस वीडियो को भी आप क्या कीजिए, एक ग्रुप में डाल दीजिए, या उसको याद रखने के लिए एक स्वयं का छोटा सा ग्रुप बनाइए, उसमें डालते रहिए और उस वीडियो को भी लिख लीजिए कि मैंने ये संधि किसकी वीडियो से पढ़ी है। उसके अलावा और किसी सहायक पुस्तक की आपने सहायता ली है, ठीक है ना, तो उसका नाम भी उसमें लिखिए कि इस पुस्तक से भी मैंने ये संधि पढ़ी है। क्योंकि जब रिवाइज करने का समय आएगा तो आपको वो आसान रहेगा कि आपने किस किस पुस्तक से ये पढ़ा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ जाते हैं फिर वो याद ही नहीं रहता कि हमने किस किस पुस्तक से पढ़ा था। बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार का तो याद रह जाता है कि संधि किस पुस्तक से पढ़ी थी, एक पुस्तक तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस संधि को या इस टॉपिक को, आप सिर्फ संधि न ले, कोई भी एक बिंदु ले, क्योंकि संधि तो हो सकता है सब एक जैसी और सब ने समान दे रखी हो लेकिन ठीक है ना, अन्य जो बहुत से बिंदु होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार से लोगों ने दे रखा होता है। तो हम बहुत सी जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो किसी दूसरी किताब से पढ़ी थी और हम भूल जाते हैं कि ये दूसरी किताब से पढ़ा था। तो पाठ्यक्रम आपका भरा हुआ होना चाहिए, पाठ्यक्रम पर आपको प्रत्येक बिंदु जो है उसके आगे लिखा होना चाहिए कि ये आपने कहाँ कहाँ से पढ़ा है। इससे आपका पाठ्यक्रम भी रिवाइज होता रहता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने पाठ्यक्रम का क्या ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम को देखकर आप उसके बारे में विस्तार से आपको याद होना चाहिए कि ये बिंदु, हाँ इसके बारे में इतना कुछ जानता हूँ मैं, ये बिंदु इसके बारे में इतना कुछ जानता हूँ। इस तरह से आप जो है इन दोनों को एक साथ तैयार कर सकते हैं कि जब तक भर्ती न आए। उन बिंदुओं को अलग लिखिए, अलग लिख के उन बिंदुओं के आगे लिखते जाइए कि कौन सा बिंदु, और इसमें कंजूसी न कीजिए। जैसे एक बिंदु है जीके का जो सब्जेक्ट है उसके अलग अलग निकाल लीजिए, सब्जेक्ट के निकाले तो एक ही बिंदु लिखिए, रजिस्टर में लिख लीजिए, एक बिंदु लिखा उसके आगे लिख दीजिए कि ये कहाँ कहाँ से किया है आपने, ठीक है ना। तो इस तरह से आप उसको तैयार कर लीजिए अच्छे से। और बहुत से बिंदु है, आज मैं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के बताने वाला हूँ, ऐसे बहुत क्या वरिष्ठ अध्यापक हिंदी में तो अधिकतर सेम ही है, ठीक है ना, तो इसलिए बड़ा आसान रहेगा। मैं आपको बता दूँ, आइए आप वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के बारे में और व्याख्याता के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या है ये व्याख्याता और ये वरिष्ठ अध्यापक। मौसम थोड़ा सा अभी ठंड शुरू हो गई ना थोड़ा सा, इसलिए गले में समस्या हो रही। व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक दोनों का जो हिंदी का पेपर रहता है वो 300 का रहता है, ठीक है ना, दोनों का 300 का पेपर रहता है। वरिष्ठ अध्यापक का और व्याख्याता का दोनों का ही 300 का पेपर रहता है। 300 में से हम देखते हैं कि ये है व्याख्याता में, देखिए ये प्रश्न संख्या, हिंदी के कितने प्रश्न आते हैं 120 प्रश्न, और 30 प्रश्न वो क्या बोलते हैं उसको शिक्षण सामग्री आदि से, ठीक है ना, कुल होते हैं 150 प्रश्न। और हिंदी के कुल अंक जो है अंक रहते हैं हिंदी के 240 अंक की हिंदी रहती है। और इधर भी वरिष्ठ अध्यापक में भी 240 अंक की ही हिंदी रहती है। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके काम आ सकता है, और स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप रजिस्टर में लिख लीजिए, आपके काम आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए व्याकरण, व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक में जो प्रमुख बिंदु रहते हैं, एक रहता है व्याकरण, ठीक है ना, एक रहता है काव्य शास्त्र, एक रहता है साहित्य और एक रहता है रचनाएं, ठीक है ना, एक रहती है रचनाएं अलग से। यही इसमें रहता है वरिष्ठ अध्यापक में भी, व्याकरण, काव्य शास्त्र, साहित्य और रचनाएं। अब व्याकरण की बात करें तो व्याख्याता में लगभग 60 अंक की व्याकरण आती है, ठीक है ना,
और वरिष्ठ अध्यापक की बात करें तो इसमें 100 अंक की। कहने से तात्पर्य यह है कि दोनों में अंतर है कि इसमें 60 अंक की आती है, इसमें 100 अंक की आती है, ठीक है। लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि बिंदु एक ही जैसे है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमें ध्यान रखना है। अब क्या करते हैं कि जो व्याख्याता की तैयारी करने वाले वो सोचेंगे कि व्याकरण की कम तैयारी करें, और जो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले हैं वो सोचते हैं कि व्याकरण की ज़्यादा तैयारी की जाए। ज़्यादा और कम कुछ नहीं होता, जो व्याकरण है उसका टॉपिक जो है वो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। जैसे संधि है तो संधि में कम क्या करोगे आप, चाहे आसान से आसान क्वेश्चन आ जाए, जितने ज़्यादा उदाहरण नहीं करोगे तब तक कैसे हो पाएगा। तो इसलिए ये तो वो टॉपिक आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। तो चाहे आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, अगर व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, व्याख्याता में व्याकरण चाहे 60 नंबर की रही हो, लेकिन जो व्याकरण का जो लेवल होगा वो ऊपर होगा, ठीक है ना, और इसलिए आपको बड़े लेवल पर तैयारी करनी पड़ेगी। और व्याख्याता में 100 अंक की है लेकिन यह लेवल थोड़ा नीचे रहेगा, तो वो बात तो वही रह जाती है ना लगभग। तो इसलिए व्याकरण के टॉपिक तो आपको करने ही पड़ेंगे और विस्तार से करने पड़ेंगे, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। और व्याकरण के सारे टॉपिक एक जैसे हैं, वो भी मैं आगे आपको विस्तार से बताने वाला हूँ, ठीक है ना। फिर आता है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र की बात करें तो व्याख्याता में 50 अंक का काव्य शास्त्र आएगा और वरिष्ठ अध्यापक में 30 अंक का आएगा। अब अंकों में ये है कि इनके अंदर जो बिंदु दे रखे हमने तो वो याद करने हैं। अगर ये 30 अंक का है तो वो कम है, और अगर ये 50 अंक का है तो ये ज़्यादा है, और इसमें भी 30 अंक का क्या है, ये तो बराबर ही है, ये भी 30 और ये भी 30। ये क्या है, उच्च माध्यमिक स्तर। उच्च माध्यमिक स्तर का जो काव्य शास्त्र आएगा वो आएगा 30 अंक का, और स्नातकोत्तर स्तर का जो काव्य शास्त्र आएगा वो आएगा 20 अंक का। इस तरह से 50 अंक का काव्य शास्त्र रहेगा किसमें, व्याख्याता में। साहित्य की बात करें तो व्याख्याता में लगभग 100 अंक का साहित्य रहेगा, और इधर वरिष्ठ अध्यापक में 70 अंक का, और इसमें 10 जो अंक है वो भाषा के रहेंगे, ठीक है ना, साथ में 70 अंक का साहित्य रहेगा, ठीक है। अब इनको मैं एक बार अंक बता रहा हूँ, इनके बारे में आगे विस्तार से बताने वालों को किसको किस तरह से तैयार किया जा सकता है। रचनाएं जो है वो व्याख्याता में जो रचनाएं हैं वो बहुत कम है, वो केवल 30 अंक की है। रचनाएं भी कम है, नंबर कम है तो फिर रचनाएं भी कम है, ठीक है ना। और इसमें रचनाएं जो है वो 40 अंक की है। अब इनमें आपको किसी में भी ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखो व्याकरण है, व्याकरण आपको करनी पड़ेगी। अब संधि में आप कम क्या करोगे, ज़्यादा क्या करोगे, ठीक है ना। समास में कम क्या करोगे, ज़्यादा क्या करोगे। इस लेवल पर वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं। जब आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो आपका लेवल बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है ना। अब काव्य शास्त्र की बात करें तो काव्य शास्त्र में जो बिंदु दे रखा है उस बिंदु को विस्तार से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जो अंक दे रखे हैं, अंक से क्या फर्क पड़ता है, अंक तो अगर 50 अंक का है तो बिंदु ज़्यादा है, ठीक है ना। अंक 30 का है तो बिंदु कम है, तो वो तो करने पड़ेंगे। अब आता है साहित्य, मेन जो चीज़ है। अब रचनाएं है, रचनाएं तो 30 अंक है, रचनाएं कम है इसलिए वो 30 अंक की है, इसमें रचनाएं ज़्यादा है इसलिए वो 40 अंक की है, बस, ठीक है ना। तो रचना जो एक है उसको तो उसी लेवल पर हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेन जो चीज़ है वो है साहित्य, मुख्य जो चीज़ है वो है साहित्य। साहित्य में हमें देखना पड़ता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि साहित्य यहाँ है 100 अंक का और यहाँ है 70 अंक का। यहाँ है साहित्य 100 अंक का और यहाँ है साहित्य 70 अंक का। तो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना कि जिन विद्यार्थियों ने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दी है तो वो अक्सर क्या है कि किताबों में उस लेवल का, अभी वर्तमान में जितने भी रचनाकार हैं या जो भी गाइडें वगैरह लिखी जा रही हैं या जो भी पढ़ा रहे हैं टीचर्स, वो अधिकतर उस लेवल का पढ़ाने लग गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल का सभी पढ़ाने लगे हैं थोड़ा सा ज़्यादा। तो आपने ध्यान रखना है कि जो प्रारंभिक नॉलेज है आपको वो जरूर होना चाहिए रचनाओं के बारे में, या जो पुराने पेपर देख ले किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। सारे टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आसान भी आते हैं। तो आप आसान भी याद करोगे तो भी आप उस परसेंटेज लेवल पर आ जाओगे। तो ज़्यादा गहरा जाने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब साहित्य है, हमें इस साहित्य पर ध्यान देना है कि व्याख्याता है, इसमें तो साहित्य का जो कुछ भी आप मिले आपको पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पढ़ना है। इसमें आपको कोशिश करनी है कि प्रत्येक बिंदु साहित्य का है वो क्लियर तो करना है। प्रत्येक बिंदु पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा लेवल उसका कम रहे। अब लेवल कैसे कम और ज़्यादा कैसे हो, तो कहने से तात्पर्य यह है कि इस साहित्य को पढ़ने के लिए आपको किसी एक गाइड से काम नहीं चल सकता, आसान नहीं है। इसके साथ साथ आपको इस साहित्य को पढ़ने के लिए, व्याख्याता के साहित्य को पढ़ने के लिए आपको, ठीक है ना, शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, नगेंद्र जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है ना, थोड़ा बहुत रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास और बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का इतिहास,
ये इतिहास आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन इसमें भी आप प्रमुख रूप से चाहें तो शुक्ल और नगेंद्र का तो आपको 100% पढ़ना पड़ेगा। इनमें चाहो तो आप सरसरी निगाह मार सकते हो। तो ये 2 साहित्य पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन इस जगह जब वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये साहित्य उस लेवल पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जैसा कोई शिक्षक अगर इनकी कोई क्वेश्चन आंसर करवा रहा है, क्योंकि शुक्ल के नगेंद्र के जो क्वेश्चंस है वो अधिकतर क्या है हर किसी गाइड में मिल जाते हैं, ठीक है ना। जितने का आपको चाहिए उतने मिल जाएंगे, ज़्यादा उसको विस्तार से जाने की ज़रूरत आपको नहीं है वरिष्ठ अध्यापक वालों को। और जैसे मेरे जैसे कोई शिक्षक अगर करवा रहे हैं तो वहाँ से आप शुक्ल और नगेंद्र के जो क्वेश्चन आंसर है वो आप वहाँ से कर सकते हैं ज़्यादा। इस साहित्य के लिए आप एक गाइड पढ़ लीजिए, और किसी बिंदु में अगर आपको लगे कि इसके अंदर कमी है तो उस बिंदु को अलग से हिंदी साहित्य का इतिहास ले आइए या कहीं से भी अलग से तैयार कर लीजिए, किसी शिक्षक की कोई वीडियो देख लीजिए या कहीं से और नोट्स ले लीजिए, ठीक है ना। बाकी एक ही गाइड से, किसी गाइड से जो अच्छी गाइड है या थोड़ी ठीक दे रखी है, जो अच्छे राइटर हिंदी के, उनसे आप ये तैयार कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस तरह से अब मैं इसको आगे बताना चाहता हूँ। अब क्या है, अब ये है व्याकरण। अब व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक व्याकरण का मैं जो बताने वाला हूं कि क्या क्या आपको करना है। अब ये है व्याख्याता का पाठ्यक्रम आपके सामने है। ये पूरा व्याकरण का पाठ्यक्रम है, व्याख्याता का पूरा आप देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये व्याख्याता का पूरा पाठ्यक्रम है, मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है ना। अब आप देखिए, ये देखिए एक बात लिखी हुई है, नोट, व्याख्याता के व्याकरण के सभी बिंदु वरिष्ठ अध्यापक में है, ठीक है। तो आप डटकर किसकी तैयारी कीजिए, आप व्याख्याता की तैयारी कीजिए। व्याकरण की जब बात आती है तो आप किसकी, व्याख्याता की तैयारी कीजिए। साथ में तो व्याख्याता की हो रही है और साथ में अपने आप वरिष्ठ अध्यापक हो जाएगी, क्योंकि व्याख्याता के व्याकरण के सभी बिंदु, व्याख्याता के व्याकरण के सभी बिंदु वरिष्ठ अध्यापक में है। वरिष्ठ अध्यापक में 1-2 बिंदु ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि वहाँ व्याकरण ज़्यादा अंक की है, लेकिन व्याख्याता वाले सारे के सारे आपको छांटने की जरूरत नहीं है। ये देख लीजिए आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, बड़ा ही आसान है ये, ठीक है ना। अब कौन कौन से बिंदु है, देखो वर्ण व्यवस्था। अब वर्ण जो है ये सभी में आता है, हो सकता है फर्स्ट ग्रेड में ना हो, लेकिन ये सभी में पढ़ना जरूरी होता है, इसके बिना हम समझ ही नहीं सकते व्याकरण को। अब देखिए, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ठीक है ना। पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, भिन्नार्थक शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, गद्यांश है, पद्यांश है, इनमें से एक हटा दिया गया है, ठीक है ना। अब रही बात ये जो व्याकरण इसमें व्याख्याता में है, ये नहीं है वरिष्ठ अध्यापक में, बस इनको नहीं पढ़ना। कौन सी है, अर्थशास्त्रीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, अर्थशास्त्रीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन और अधिसूचना, ये जो है वरिष्ठ अध्यापक में नहीं है। जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन व पत्रकारिता, ये भी वरिष्ठ अध्यापक में नहीं है। कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टा जब डायरी लेखन, ये भी उसके अंदर नहीं है। तो इस तरह से ये नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अब इतना बड़ा पाठ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा पाठ करो तो सही, तब तक तो आ ही जाएगी विज्ञप्ति। सिर्फ इतना ही पाठ कर लो एक बार, और आपको किसी प्रकार नहीं, ये सारे बिंदु आप तैयार करो, ये सारे बिंदु तैयार करो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक के आ जाए, चाहे व्याख्याता के आ जाए, किसी के आ जाए, आप तैयार रहोगे। क्योंकि आपने एक जो टॉपिक है, ए बैस है और दै शायद, ए बैस है, 3 ही तो खंड है, तीनों खंड आप में एक खंड कर रखा है, और आपको क्या चाहिए मुझे बताओ, ठीक है ना। और अभी भी और बताता हूँ, अभी तो देखिए आगे चलिए। और अब आता है ये काव्य शास्त्र। अब काव्य शास्त्र में देखो, ये लिखे हुए हैं जो व्याख्याता में, ये पूरा का पूरा व्याख्याता का पाठ्यक्रम है जो मैंने यहां लिखा है, ये व्याख्याता का पाठ्यक्रम है, ठीक है ना। शब्द शक्ति, देखिए शब्द शक्ति, अब शब्द शक्ति पढ़ लीजिए। अब आप कोई बहुत ज़्यादा 30 मार्क है, अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ा 30 मार्क हूँ, तो उसने सारी व्याकरण कर ली होगी और अच्छे से कर ली होगी। अब उसका व्याकरण के अंदर 1 नंबर भी नहीं कटेगा, बहुत महारत हासिल कर लिया उसने। तो अब शब्द आ जाओ, काव्य शास्त्र पर आ जाओ। व्याख्याता वाली किताब में से शब्द शक्ति कर लीजिए, वरिष्ठ अध्यापक वाली भी साथ साथ हो जाएगी। अब अलंकारों की बात करें तो अलंकार कौन से करने हैं, यमक अलंकार कर लीजिए, श्लेष कर लीजिए, उपमा कर लीजिए, रूपक कर लीजिए, उत्प्रेक्षा कर लीजिए, संदेह कर लीजिए, भ्रांतिमान कर लीजिए, दोनों में है, ठीक
ठीक है ना, इतने कर लीजिए, दोनों में है। और बताता हूं, रोला उलाला और गीतिका केवल ये नहीं है, रोला उलाला और गीतिका ये क्या है, नहीं है। उसके बाद आगे आ जाओ, काव्य गुण है। काव्य गुण वरिष्ठ व्याख्याता में भी है, वरिष्ठ अध्यापक में भी है। काव्य रस किसमें, व्याख्याता में भी है और वरिष्ठ अध्यापक में भी है। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे टॉपिक हो गए काव्य शास्त्र। अब आप काव्य शास्त्र तैयार कर लीजिए, ये सारे के सारे टॉपिक आपको वहां मिलेंगे और इतने ही टॉपिक है, उसमें कोई एक आधा एक्स्ट्रा होगा और नहीं है, क्योंकि वैसे ही वो काव्य शास्त्र क्या है, वो 30 अंक का है, और ये काव्य शास्त्र भी कितने अंक का है, ये भी 30 अंक का है। 20 अंक का तो ये है और ये वहां है नहीं, तो लगभग क्या है, एक ही जैसा है। आप यहां से कीजिए, साथ के साथ आपकी सेकंड ग्रेड की तैयारी भी हो जाएगी। कहने से तात्पर्य है कि आप व्याख्याता की तैयारी कीजिए और वरिष्ठ अध्यापक आपको साथ में गिफ्ट मिलने वाला है। ठीक है ना, जब तक आता है। अब देखिए ये जो बिंदु है ये उसमें नहीं है, ये लिखा हुआ है जो नहीं करने। काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, ये व्याख्याता वरिष्ठ व्याख्याता में नहीं है। रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अरस्तु, लोंजाइनस और मनोविश्लेषणवाद, ये वरिष्ठ अध्यापक में नहीं है। ये देख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कोई बंदा ऐसे कह दे कि भैया मैं तो ये भी कर चुका हूं, ठीक है ना, मैंने क्या कर लिया, मैंने व्याकरण भी कर ली, मैंने काव्य शास्त्र भी कर ली, तो और आ जाइए, देखते हैं आगे। और आपको और बताता हूं, ये आगे है आपकी रचनाएं, जो रचनाएं दी होती है ना अंत में, वो भी आगे आ जाओ, देख लेते हैं क्या कहती हैं रचनाएं। कबीर ग्रंथावली, व्याख्याता में सबसे पहले क्या आती है, कबीर ग्रंथावली आती है। कबीर ग्रंथावली में क्या है, गुरुदेव को अंग है वह 5 पद है। वरिष्ठ अध्यापक में भी यही है, बस जो अंग है वो शायद 5 है और जो पद है वो शायद उसमें 10 है, इतने ही, उसमें ज़्यादा है कम नहीं है। तो आप यहाँ से कीजिए ना, तैयारी हो रही है आपकी अपने आप। अब आ जाओ रामचरितमानस, यही बालकांड, वरिष्ठ अध्यापक में यही बालकांड इसमें पढ़ा है। बिहारी रत्नाकर 25 दोहे इसमें है, उसमें 20 दोहे हैं, कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। इसमें 25 दोहे हैं, उसमें कितने हैं, वरिष्ठ अध्यापक में कितने हैं, 20 दोहे। भाषा की बात करें तो यही भाषा इसमें है, मतलब देवनागरी लिपि, उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति, भाषा के उपभाग और भेद, और उसके अलावा इसकी बोली कौन सी, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, और देवनागरी लिपि सुधार और सुधार के उपाय वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है ना, ये सारी इसी में मिलेगी, वो भी मिलेगी, ये सारा का सारा आ गया। अब आपकी रचनाएं भी आ गई। अब बताओ मुझे बचा क्या है पीछे, ठीक है ना। अब आता है जो नहीं है, निबंध जो है, कविता क्या है, शीर्ष के फूल है, ये उसमें नहीं है। साकेत नहीं है, और कहानियाँ, कफन, पुरस्कार, यही सच्चा, ये उसमें नहीं है। तो ये वाला जो सारा का सारा मैटर है, अब इतना सारा आप याद कर लोगे तो मुझे बताओ क्या पीछे रहेगा। इतना सारा जब आप याद कर लोगे तो क्या पीछे रहेगा। जब तक भर्ती आएगी तब तक आप मन लगाकर बिना कुछ सोचे आप ये सोच लो कि भर्ती आ गई है और आप डट कर तैयारी कर रहे हैं। आपने इधर उधर नहीं भटकना है, कौन क्या कह रहा है। हम लोग क्या एक्चुअली में क्या रहता है कि हमारा मन पढ़ने में लगता नहीं है। हमें लगता ये है कि हमें पूछना ज़रूरी है कि भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी, वो भर्ती कब आएगी और किसकी आएगी, भर्ती कब आएगी, किसकी आएगी। हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई में तब तक। लेकिन वो मन नहीं लग रहा है ना, तो उस मन को लगाओ, उस मन को लगाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मन लगेगा, मन किसी का नहीं लगता है, मन किसी का नहीं लगता है, लेकिन जिसका लगता है वही लगता है। ठीक है ना, समझे ना मेरी बात को, कि मन किसी का नहीं लगता, लेकिन जिसका मन लगता है वही लगता है। ठीक है ना, तो अगर आपको भी लगना है तो आपको मन लगाना पड़ेगा। मन लगाए के बिना कुछ नहीं होने वाला है। वो कहते हैं ना कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार। अगर मन से जीत गए ना तो फिर आप जीत जाओगे। तो अपने मन को बना लीजिए कि पहले ये तैयार कर ले, अच्छे से इसके रट्टे मार ले। जब ये अच्छे से तैयार हो जाए, लगे कि ये सारा पाठ्यक्रम तैयार हो गया है, तब आगे चले जाना। अब एक बात हो रहा है, अब एक बिंदु रह गया था साहित्य। ये रहा साहित्य। अब साहित्य के बारे में हालांकि मैं पहले विस्तार से बता चुका हूँ। कोई अगर व्याख्याता की तैयारी करने वाला है तो वो साहित्य को उसने पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लो। जैसे व्याख्याता में तैयारी करनी, व्याख्याता की तैयारी करने के लिए पढ़ रहा होता है ना, वैसे ही पढ़ो आप डट के इसको। ठीक है ना, अपने आप डट कर पढ़ोगे तब व्याख्याता में हो सकता है कि कुछ प्रश्न छूट जाए, लेकिन वरिष्ठ अध्यापक में फिर एक भी नहीं छूटेगा।
अगर इस साहित्य को व्याख्याता की दृष्टि से अगर आप पढ़ेंगे तो वरिष्ठ अध्यापक में आपके सारे के सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। ये क्या है? सोने पर सुहागा है। ये क्या है? सोने पर सुहागा है। अगर इसे व्याख्याता से तैयारी करते हैं, व्याख्याता के रूप में तैयारी कर रहे हैं, ये सोचकर साहित्य पढ़ते हैं कि हाँ मैंने व्याख्याता बनना है, तो क्या है, व्याख्याता में तो हो सकता है आपके सारे के सारे क्वेश्चन साहित्य के न सही हो, लेकिन वरिष्ठ अध्यापक में आपके साहित्य के सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। तो ये थी पूरी सारणी। और बार बार मैसेज आ रहे थे, मैसेज तो जो क्लास देख रहे हैं वो सभी जानते हैं कि किस किस वीडियो के लिए मैसेज आ रहे थे। आपकी एक क्लास बाकी है 400% रीतिकाल के, वो भी जल्दी आ जाएगी, ठीक है ना। और कुछ विद्यार्थी अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या कुछ लोगों को ध्यान में नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि हमने 3 टेस्ट श्रृंखला शुरू कर रखी है। एक डॉक्टर नगेंद्र की है, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है और एक हिंदी साहित्य का इतिहास है प्रमाणिक। जो डॉक्टर नगेंद्र है वो सोमवार और मंगलवार को होता है और उसके लगभग 16 टेस्ट अब तक हो चुके हैं। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उसके मंगल, बुध और बृहस्पतिवार को होते हैं, उसके लगभग 11 टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। नगेंद्र के तो ये मानो कि लगभग 300 पृष्ठ के लगभग मैं करवा चुका हूँ। और उसके बाद जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके भी लगभग 16 टेस्ट हो चुके हैं। तो वो आप सारे के सारे यहाँ से चैनल से देख सकते हैं। बहुत ही विस्तार से व्याख्या के साथ करवाया गया है। और नगेंद्र और शुक्ल के टेस्ट इस प्रकार से करवाए गए हैं कि एक बार पढ़ने के बाद आपको फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो याद करके लाइक और शेयर और कमेंट अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत,